आदाब नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर राज्यसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ। जी 88 में से 86 एमएलए ने वोटिंग में हिस्सा लिया था। आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की थी और सज्जाद गनी लोन ने वोटिंग का बायकॉट किया। एनसी को कुल 58 उम्मीदवारों की हिमायत मिली है। कांग्रेस, पीडीपी, सीपीआईएम और आजाद उम्मीदवारों की हिमायत मिली है। सभी चारों सीटों पर एनसी को जीत का भरोसा है। तीसरे और चौथी सीट पर एनसी को 29, बीजेपी को 28 सीट। देखना यह होगा कि जोड़ तोड़ की राजनीति कैसे मुकम्मल होती है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इलेक्शन को लेकर के वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। जराये के मुताबिक 88 में से 86 एमएलए ने वोट किया है और आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक ने कठुआ जेल से ही पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की है, जबकि जेकेपीसी के एमएलए सज्जाद गनी लोन ने इलेक्शन का बायकॉट किया है। खास बात यह रही कि इस राज्यसभा इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस, पीडीपी, सीपीआईएम और दीगर आजाद उम्मीदवारों ने खुलकर हिमायत दी और इस तरह से चारों राज्यसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत की दावेदारी मजबूत हो गई है। हालांकि अभी फिलहाल ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है, लेकिन जिस अंदाज से वोटिंग हुई है उससे एनसी की राह आसान लग रही है। तीसरी और चौथी सीट पर जो पेच फंसा हुआ था उसे आजाद उम्मीदवारों ने साफ कर दिया है, क्योंकि एनसी को इत्तेहादी पार्टियों के लीडरों से मिलकर 29 वोट मिले हैं टोटल। और ये अभी जराये के हवाले से खबरें सामने आ रही है। ये मुकम्मल नहीं हो पाया कि क्या एनसी को जो 29 सीटें मिलने की बात कही जा रही है, क्या ये सच में ऐसा हुआ है। ऑफिशियली डाटा आने के बाद ही बताया जा सकता है। हालांकि बीजेपी को 28 सीटें मिली हैं, 28 वोटें मिली हैं, यानी कि 28 एमएलएज ने सपोर्ट किया और इस तरह से एनसी ने चारों सीट पर अपनी जीत की दावेदारी मजबूत कर ली है। क्योंकि अगर 28 बीजेपी के पास है और 29 लास्ट की चौथी सीट की बात हो रही है और अगर 29 एनसी के पास है, तो इसका मतलब यह है कि चारों सीट पर राज्यसभा के लिए चारों सीट पर जीत एनसी की होगी। और पार्लियामेंट के उस ऐवान में जहां पे बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं, यानी कि राज्यसभा के एमपीज, ये जम्मू कश्मीर से चारों के चारों नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से चुने जाएंगे। ये जराये के हवाले से खबर है, लेकिन जल्द ही नतीजे का ऐलान हो जाएगा। 1:30 बजा है, 2 घंटे और इंतजार कीजिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्लेम है चारों सीट्स पे आपके सामने आ जाएगा। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? 2 घंटे का तो इंतजार है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एमएलएज के साथ बार्गेनिंग कर रही हो, जो जमात कुरान लेके अपने एमएलएज के घर पूरी रात बैठी हो, क्या आप अपने कैंडिडेट को वोट दीजिए। वो जमात 4 सीटों पे क्लेम करे तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ रीजन, क्षेत्र के नाम पे और धर्म के नाम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एमएलएज को कंसोलिडेट करने की कोशिश की। विशेषकर कश्मीर में एक समुदाय के केवल मुस्लिम धर्म से वाबस्तगी रखने वाले एमएलएज हैं, उनको धर्म के नाम पे जुटाने की कोशिश की और कुछ जम्मू में इन्होंने रीजन के नाम पे जुटाने की कोशिश की। लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने की वजह आगे लगता है आपको कि वो सारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी? देखिए, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी या नहीं होगी जी, वो एक अलग सवाल है। लेकिन इस वक्त जो है वक्त की मजबूरी थी जी कि बीजेपी का जो एंटी कश्मीरी, एंटी मुस्लिम जो उनका एजेंडा है उसको जो है दूर रखने के लिए इस वक्त एक मजबूरी थी। बाकी एक्सपेक्टेशंस वो हम देखेंगे। फिलहाल 1 साल का जो वक्त रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में का, तो वो मायूस कुन रहा। उसमें जो है उन्होंने जो है कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी बिल्स को, मेरी रेजोल्यूशंस को, जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, जिसमें रिजर्वेशन बच्चों की जो का जो फ्यूचर है, रिजर्वेशन को नेशनलाइजेशन करने के लिए या पीएसए का रिवोकेशन, इन सारे मुद्दों को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन बावजूद इसके हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफ़ी कम उम्मीदें वाबस्ता है इस वक्त। लेकिन एक मजबूरी जो है इस वक्त, इस वजह से जो है हमें बीजेपी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के हक में वोट करना पड़ा। तीसरा विकल्प हमारे पास या एब्सटेन करना था या रिजेक्ट वोट करना था, लेकिन उससे जो है उसका फायदा डायरेक्टली जो है बीजेपी को जाता। तो लिहाजा बीजेपी को जो है दूर रखने के लिए जो है हमें इस वक्त मजबूरन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को जो है वोट करना पड़ा। ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा को वोट नहीं कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी को वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को जो उनका जो एंटी कश्मीरी जो उनका एजेंडा है उसको दूर रखने के लिए हमें इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स
इसके हक में वोट। जानते हो, मुल्क हो या रियासत जम्मू कश्मीर हो, पहला मकसद है कि डिवाइसिव कम्युनल फोर्सेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। यही स्पिरिट आपके 2024 के चुनाव में भी आवाम में था, क्योंकि जिन पार्टियों ने रियासत जम्मू कश्मीर के साथ में नाइंसाफ़ी की, गैर जमहूरी और गैर कानूनी तरीके से जो हमारे साथ फैसले किए जम्मू कश्मीर के बारे में, वो तो नाकाबिल बर्दाश्त है। आज तक भी जम्मू कश्मीर के लोग उस सदमे से नहीं उबर रहे हैं। आज फिर एक बार अगर इंडिविजुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस को देखेंगे, उनकी कारकर्दगी देखेंगे, शायद उसको लेकर मलालियत आवाम में भी है और नुमाइंदों में भी थी। मगर जिस तरह का महाज बना कि भाजपा ने सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके सारे जो सेकुलर साइड के उम्मीदवार थे उनके इमोशंस को थोड़ा हाईलाइट किया। और जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा सीट पर ज़िमनी इंतखाबात को लेकर के सियासी पारा काफ़ी ज़्यादा हाई है और वजह भी है। सियासी पार्टियों की तरफ से बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है और इसी कड़ी में आज मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने जम्मू पहुंचती नजर आई और इस दौरे का मकसद ज़िमनी इंतखाबात में उतरे बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत करना था। तो किरण रिजिजू जो कि मरकजी वजीर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त जम्मू में हैं और जम्मू में वो बीजेपी की जो लीडरान हैं, खासतौर पे बाई इलेक्शन के हवाले से जो उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत करने के लिए पहुंचे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने बाई इलेक्शन से पहले बडगाम में चुन बगंदर का दौरा किया था और लोगों से बातचीत की थी। अशोक कौल की मीटिंग में भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट आदिल भट्ट के घर में मुनक़िद की गई थी एक प्रोग्राम, जिसमें उनके साथ स्टेट सेक्रेटरी मुदस्सिर अहमद वानी, हकीम रोहुल लगाजी, जिला सदर आमिर अहमद शाह, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर इम्तियाज़ भट्ट, चुनाव सह इंचार्ज मौजूद रहे। और अशोक कौल ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुलगाम के लोगों के साथ धोखा किया है, बीजेपी उन तमाम तर चीज़ों की भरपाई करेगी। कि इस बाय इलेक्शन में बडगाम में, नगरोटा का तो कोई वैसा नहीं है, लेकिन बडगाम में हम बूथ पर जा रहे हैं। मेरा ये 10वां बूथ है। इन 2 दिनों में 10 बूथों पे मैं गया हूं। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर बडगाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर बूथ पर जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक साख खड़ी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी एक समय ऐसा था 10 साल पहले, 12 साल पहले, भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनकर भी लोग राजी नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी का स्वागत कर रहे हैं, लोग अपने घरों में बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में उस पोलिंग बूथ के लोग वहां आ रहे हैं। आपने देखा इस बैठक में भी 70-75 से ज्यादा इस कमरे में हमारे नौजवान ज्यादा थे, वो यहां आए हैं और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की बात सुनने के लिए और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो नारे लगा रहे हैं। इसलिए एक बदला हुआ मौसम है, एक बदला हुआ पॉलिटिकल सिस्टम है आज कश्मीर में। और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और तंजीम के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से भी खास बातचीत की, जिसमें कांग्रेस ने सियासी मैदान में अपनी राह खो दी है, ऐसा उन्होंने कहा। और वैसे ही हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी होगा। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख मुसलसल बडगाम उपचुनाव पे बात कर रही हैं और मुख्तलिफ पार्टीज के लीडर्स के साथ हम बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके मैनिफेस्टोज को हम लोगों तक पहुंचाए और साथ साथ में उनका क्या कुछ कहना है बडगाम की सियासत के बारे में, वो भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा अशोक कौल जी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि बडगाम में जो उपचुनाव है, ये बडगाम उपचुनाव को कैसे देखते हैं और साथ साथ में जो भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में कह रही है, जो नैरेटिव यहां से जा रहा है, तो उस सिलसिले में इनका क्या कुछ कहना है। अशोक जी, पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में सर बडगाम उपचुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी काफी संजीदा हमें बडगाम की तरफ दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी है, आप खुद आए या सत शर्मा जी आए, तरुण चुग जी आए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेनिंग करने के लिए। कितनी संजीदगी आपकी जानिब से दिखाई दे रही है इस कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई इलेक्शन लड़ती है तो उस इलेक्शन को आखिरी दम तक उसको बहुत मेहनत के साथ लड़ती है।
भारतीय जनता पार्टी कोई इलेक्शन नहीं मानती है कि हम नहीं जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये बाय इलेक्शन लड़ा है। हमने इसमें जो मूल इलेक्शन था 2024 में, उसमें हमने कैंडिडेट नहीं उतारा था, लेकिन अभी बाय इलेक्शन में हमने कैंडिडेट उतारा है। तो हमारी पूरी ताकत, हमारी पूरी जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारी लीडरशिप है, वो पूरी लीडरशिप यहाँ आएगी और वो पूरी लीडरशिप यहाँ कैंपेन करेगी और आखिरी दम तक इस कोशिश में रहेगी कि हम भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट दिलवा दें और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते। देखो, एक बहुत बड़ी बात है, आज हम जब यहाँ पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं, हमको रिसेप्शन मिल रहा है, हमको पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता, वहां के समाज के लोग हमको हाथों हाथ ले रहे हैं, हमको वो मालाएं दे रहे हैं, हमको गुलदस्ते दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी पैठ जो कश्मीर में बनती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर के लोग ऑन कर रहे हैं। कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को एक देश की पार्टी मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लीडर नरेंद्र मोदी जी को अपना लीडर मानते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये यकीन रखती है कि बड़गाम असेंबली सेगमेंट के थ्रू घाटी में इन हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, हम लोगों को पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको हम ये संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन रोड ये जम्मू कश्मीर में किया है और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ये आगे बढ़ रही है। आगे के चुनावों में जरूर भारतीय जनता पार्टी ऐसा बदलाव करेगी जो लोग जो है वो देखते रहेंगे। कौन साहब साथ साथ में जानना चाहेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है वो या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रही है या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को टारगेट कर रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो कश्मीर घाटी या जम्मू में है ये खुद बेबस है, ये दिल्ली के इशारे पे नाचते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली के इशारे पर कौन नाचता है? इनका तो कोई इशारा वहां से नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब कांग्रेस का हाल देख लीजिए, कांग्रेस की क्या स्थिति बनी है। उनको राज्यसभा में बिल्कुल कुछ नहीं मिला, उनको जो 2 बाय इलेक्शंस थे उसमें भी कुछ नहीं मिला। एनसी कुछ देना चाहती थी दाना, उन्होंने वो दाना चुगा नहीं। आखिर में मुख्तसर आपसे जानना चाहें, क्योंकि अपोजिशन ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब इख्तिदार में आई, अब 11 साल गुजर गए, 11 साल पहले इन्होंने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे बच्चों को, नेशन के बच्चों को, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के बच्चों को, लेकिन ग्राउंड जीरो पे कोई भी रोजगार नहीं मिला बच्चों को। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो आज इतने सारे हमारे बेचारे, जो मैं उनको बेचारा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो डेली वेजर्स हैं, मैं किसी भी डेली वेजर से पूछना चाहूंगा कि तुमको लगाया किसने? इन्हीं लोगों ने लगाया, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने लगाया। सिगरेट की डब्बी पर उनको ऑर्डर देते थे और वो ऑर्डर क्या होता था कि 500 रुपया, 1000 रुपया। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सरकार में एकदम ये बंद हो गया कि किसी को हमने डेली वेजर नहीं लगाना है। और हमने नौकरी एसएसआरबी के थ्रू और पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू दिलाई है। क्यों इनको डेली वेजर लगाया? तब जब वहां आवश्यकता थी तो परमानेंट क्यों नहीं किया? ये इनको सोचना पड़ेगा, इन लीडरों को सोचना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। ये अशोक कौल जी हमारे साथ थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है। और अगर बड़गाम उपचुनाव की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इतनी संजीदगी दिखा रही है इस इलेक्शन की ताई, जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन को ये भेजते हैं नॉमिनेशन फॉर्म सबमिशन के दौरान, और साथ साथ में उसके बाद तरुण चुग जी या हमसद शर्मा की बात करेंगे, वो यहाँ पर आते हैं कैंपेनिंग में। और अब अशोक कौल डोर टू डोर जो है यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं ताकि बड़गाम में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताया जाए। हालांकि 11 तारीख को वोट्स डाले जाएंगे और 11 तारीख को लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी पार्टी को आगे ले जाएंगे, कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को वो आगे ले जाएंगे। जिला बड़गाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। उधर टंगमर्ग में आज कैजुअल पेड वर्कर्स यानी CPWs ने कम मजदूरी और उनके दीगर चीज़ों के खिलाफ, खासतौर पे वेजेस के खिलाफ जो उनको मिलती है उसके खिलाफ एहतजाज किया था।
कई साल से स्कूलों और दूसरे डिपार्टमेंट से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 900 रुपये माहाना मिलता है। मजदूरों में इसे जुल्म और मजदूरी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। मुजाहरे के दौरान CPWs ने कहा कि बरसों की सर्विस के बावजूद उनकी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ, जिससे उनकी माली परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मिनिमम वेजेस एक्ट को फ़ौरन नाफिज करने का मुतालबा किया जा रहा है। रेगुलराइजेशन करने, बकाया सैलरी की जल्द अदायगी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फ़ायदा देने की मांग की जा रही है। मजदूरों का कहना है कि 900 रुपये में माहाना गुजारा नामुमकिन है। अगर उनकी जायज़ मांगें जल्द पूरी नहीं की तो एहतजाज वो बड़े पैमाने पर करेंगे। हमारी अपील ये है बहुत सकीना जी से, उमर अब्दुल्ला से, कि हमारी तनख्वाह में इजाफा करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, NC आई है, जो भी आज तक हुकूमत आई है, सब ने हमारे साथ धोखा किया है। जम्मू कश्मीर UT के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज मोहम्मद शफी मीर ने आज कई ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर के एक जायजा जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल काउंसिल कुपवाड़ा से अपील की है कि स्ट्रीट वेंडर्स को जल्द से जल्द मुकर्रर किया जाए, वेंडर्स जोन में शिफ्ट किया जाए। मोहम्मद शफी मीर का कहना है कि अगर वेंडर्स को फिक्स जगह पर शिफ्ट किया गया तो ट्रैफिक के सिस्टम बेहतर होंगे और मार्केट का इंतज़ाम भी दुरुस्त होगा। चीज़ का मुशाहिदा किया होगा, ये जनरल बस स्टैंड कुपवाड़ा है और इस जनरल बस स्टैंड में बसों की आवाजाही रहती है 24 घंटे और यहाँ पे सैकड़ों में हजारों में लोग आते हैं, चाहे उसमें औरतें हों, चाहे उसमें बुजुर्ग हों, चाहे उसमें तलबा हो, तालिबात हों या मजदूर पेशा लोग हों, तो इस बस स्टैंड में आकर वो यहाँ से अपने अपने काम को चले जाते हैं। लेकिन जब बसें यहाँ पे आती है तो बसों को खड़ा करने के लिए यहाँ पे जगह नहीं मिलती है, दूसरी जगह पे मुंतकिल किया गया। इन वेंडर्स को यहाँ से हटाया गया था और दूसरे लोलाब एरिया के साइड में उनको रखा था और वहाँ पे इनके लिए एक बहुत बड़ी जगह आइडेंटिफाई की थी। लेकिन न जाने किन वजूहात पे ये वेंडर्स, ये छापड़ी फरोश, अब अगर इन वेंडर्स की बात करूं, ये वेंडर्स नहीं है, नहीं ये छापड़ी फरोश है। आप जरा देख लीजिए, अपना अगर कैमरा आप घुमाएंगे पीछे तरफ, यहाँ पे आप खुद जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि इन्होंने तकरीबन 20-20 फुट जगह ऑक्यूपाई की है। दुकानदार को चलने के लिए जगह नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम कटरा में कटरा सुपर लीग बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आगाज भाजपा जिला सदर यासी रोहित दुबे ने किया। इफ्तिताही तकरीब में पूरे जोश खरोश का माहौल देखने को मिला और उसके साथ साथ मुकामी खिलाड़ियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की टीमों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 3 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में खातून और मर्द हजरात दोनों तबके के मैच होंगे, जिनमें खिलाड़ियों को हर तरह के खेल, सहूलियात और जोरी इंतजामात मुहैया कराई जाएंगी। भाजपा जिला सदर रोहित दुबे ने कहा कि खेल में केवल शरीर को सेहतमंद रखते हैं बल्कि जहनों को भी मजबूत करते हैं। पुराने खेलते हैं तो हमें भी यहाँ पर देखा कि अशोक सर के टाइम पे ये कोड बना था, उसके बाद हमारा भी इसमें इंटरेस्ट रहा। तो बस ऐसे ही अब हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं जो नेशनल खेलते हैं, तो हम भी अपनी टीम के साथ हम लोगों ने एक बार प्लान किया कि एक बार यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सपोजर इसमें होना चाहिए। तो इसीलिए बस माइंड में आया, तो माता रानी की दया से आज ये होने जा रही है। और कितनी टीमें इसमें और नाम क्या रखा हुआ है सर? टोटल टीम्स इसमें 20 हैं और लीग का नाम कटरा सीजन लीग। अरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय माता दी कहूँगा, क्योंकि माता रानी के चरणों में कटरा में ये टूर्नामेंट हो रही है। और इस टूर्नामेंट के लिए सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई दूंगा जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, बीइंग इंडियन पैट्रियट्स, और जिन्होंने पहली बार कटरा में बास्केटबॉल की टूर्नामेंट करवाई है। आप खुद सभी क्रिकेट की टूर्नामेंट्स करवाते हैं और पूरे देश भर में जिस तरह क्रिकेट का प्यार है वो इसीलिए है कि आपको नेशनल लेवल से लेके हर मोहल्ले तक आपको क्रिकेट की टूर्नामेंट्स मिलेंगी। और हमारे देश की नेशनल गेम हॉकी है, शायद उस पर भी हम सबको काम करना चाहिए। इसी तरह अन्य खेलों को भी हम सबको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो आपका सवाल था कि बच्चों को खेल के मैदान तक लाना कितना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में मोबाइल का, इंटरनेट का जमाना है, तो हमारे बच्चे शुरुआत से ही उनके आप देखेंगे कि आजकल वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो इस तरह की टूर्नामेंट्स के लिए और जिला शोपियां के सेशन कोर्ट में नाबालिगों के खिलाफ होने वाले जुर्म पर सख्त रुख अपनाते हुए कायम फैसला सुनाया गया। अदालत ने जनापुरा इलाके में एक नाबालिग लड़की की अगवा और रेप के मुकदमे में 2 अफराद को कसूरवार करार दिया, सजा सुनाई। इसे केस
पोस्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। दोनों मुलजिमीन की पहचान यावर अहमद शेख और मेराज अहमद डार के तौर पर हुई है। जांच के दौरान पुलिस ने तमाम सबूत जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज कराए, अदालत से मुकम्मल चार्जशीट दाखिल की गई थी। मुकदमे की तफसील, समात और गवाहों की तरह जिरह के बाद अदालत ने दोनों मुलजिमों को गुनहगार पाया और सेशन जज मोहम्मद महमूद अहमद चौधरी ने यावर अहमद शेख की 5 साल कैद और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसकी वजह से मेराज अहमद डार को 5 साल की कैद होगी और 10,000 रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया। अदालत का फैसला नाबालिगों से जुर्म करने वालों के खिलाफ अदालत की सख्ती और उनकी दृढ़ संकल्प को दिखाता है। साथ ही ये भी साबित करता है कि ज़ेनापोरा पुलिस ने इस केस में बरवक्त और असरदार तरीके से मजलूम के लिए इंसाफ को यकीन बनाया। प्रिंसिपल सेशन जज शुपायान मोहम्मद अहमद चौधरी ने एक गैर मामूली केस में FIR नंबर 150/2022 पुलिस स्टेशन ज़ेनापोरा, जो कि 22 में एक बाप ने अपने बेटी को खोने के सिलसिले में दर्ज करवाया था। बाद में जो पता चला कि यावर अहमद शेख और मेराज अहमद डार ने मिलकर उसको किडनैप करके उसके जिनसी ज़्यादतियाँ की है, जिस सिलसिले में तफ्तीश के दौरान ये बात साबित हुई कि वाकई तौर ये दोनों मुलजिम इसमें मुलव्वस है, जिसमें यावर अहमद शेख को 363 में 5 साल और 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया और 3/4 पास्को एक्ट में उनको 10 साल की सज़ा सुनाई और साथ ही साथ 20,000 की जुर्माना भी आयद किया। इस तरह से दूसरा मुलजिम जो मेराज अहमद डार सन ऑफ अब्दुल गफ्फार डार खाजपुरा चित्रागाम का रहने वाला था, जिसने इस काम में मुलजिम नंबर 1 को इयानत की थी, उसको 363 में 5 साल की सज़ा सुनाई और 5,000 का जुर्माना भी आयद किया और साथ ही साथ 17 पास्को एक्ट के तहत उसको इयानत करने के जुर्म में 5 साल की सज़ा और 10,000। कोर्ट की तरफ से ये सोसाइटी को कन्वे किया जा रहा है कि किसी भी मुजरिम को बिला सज़ा छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। में दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।